नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। काफी छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि झारखंड पीजीटी का कि रिजल्ट कब आएगा। सर प्लीज बताइए, फाइनल आंसर की कब आएगा। आपने पिछले हफ्ते ही बताया था, ये हफ्ते भी आप बोल रहे हैं। मेरा 125 आया है सर, प्लीज बताइए क्या चांसेस है। अरे मैं बागेश्वर बाबा के जैसा मैं पर्ची थोड़ी सबका लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसा आप लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। और मैं पर्ची यहां पर नहीं निकाल रहा हूं कि हाँ आपका होगा, किसका नहीं होगा, कब रिजल्ट आएगा। एक अनुमान ही लगा सकते हैं हम लोग, और हर कोई अनुमान लगाता है। आप जेएसएससी के चेयरमैन से भी जाके पूछिएगा ना कि मेरा रिजल्ट कब आएगा पीजीटी का, वो एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता पाएंगे। या आप फिर चीफ मिनिस्टर के पास भी चले जाइए तो वो अनुमान लगा के बताएंगे कि बच्चों आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आप लोग थोड़ा वेट करिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द ये आपका आएगा या एग्जाम होगा। इस प्रकार से अनुमान ही लगाते हैं हर लोग। तो मैं भी बस अनुमान ही लगा सकता हूं, और कोई भी अगर आपको एग्जैक्ट डेट बता रहा है तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है। और नहीं तो फिर पता नहीं वो क्यों ऐसा बोल रहा हो, आप उसी से पूछ सकते हैं अगर कोई एग्जैक्ट डेट अगर आपको बता रहा हो तो। लेकिन पीजीटी का जो आंसर की जारी हुआ था उसके बाद इतना समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कोई भी जनरली हम लोग देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, इतना समय नहीं लगता है फाइनल आंसर की जारी करने में। लेकिन अब कुछ ये हो सकता है कि बोल सकते हैं कि नए जैसे जेएसएससी के चेयरमैन आए हैं तो इसलिए कुछ समय लग रहा हो, ऐसा कुछ कारण नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इसका जो अभी फाइनल आंसर की नहीं जारी हो रहा है, और हो सकता है इसमें कुछ लेट हो जाए और रिजल्ट वगैरह आने में, तो इसका लेट का जो एक कारण है वह यह हो सकता है कि जो 21 से 23 का जो सेशन है, बीएड का जो सेशन है, तो वो अभी तक झारखंड के कई जो कॉलेजेस हैं उसमें यह कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी तक किसी का एग्जाम ही नहीं हुआ है लास्ट सेमेस्टर का। जिसका एग्जाम हो गया है तो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और रिजल्ट नहीं आया हो तो उसके पास कैसे, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रहना चाहिए ना बीएड का, तभी तो पहुंचेंगे जेएसएससी को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो उनके पास भी हो सकता है कि ये चीज अवेलेबल हो जाए जब तक रिजल्ट वगैरह आ जाए, इसलिए भी देरी का कारण हो सकता है। झारखंड गवर्नमेंट ऐसा सोच रही होगी, ऐसा कुछ चल रहा होगा। आप लोग देखते रहते हैं न्यूज वगैरह में कि जेएसएससी के चेयरमैन से मिलते रहते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैं बस ये अनुमान लगा रहा हूं, ठीक। तो आपका आना चाहिए इस वीक में, नहीं आ रहा है तो समझिए कुछ ना कुछ देरी होने का कारण हो सकता है। और आप लोग ना बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना धैर्य खो रहे हैं कि कब आएगा, या फिर बिल्कुल हड़बड़ी में हैं। अरे आप लोग जेएसएससी जेई के जो कैंडिडेट होंगे उनसे सीखिए। इनका 28 तारीख को जो रद्द हुआ परीक्षा, अब सोचिए उनके हृदय पर क्या गुजर रहा होगा। पिछले 3 बार से वो एग्जाम दे रहे हैं। 2022 में एग्जाम दिए, उसके बाद जब इधर 2023 में अभी फिर से एग्जाम दिए, और उसको रद्द कर दिया गया जो एक दिन का जो एग्जाम है, अपरिहार्य कारण से। कुछ बताया नहीं गया, पता नहीं कौन सा अपरिहार्य कारण है, क्या है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जेएसएससी ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर एक्चुअल में क्या कारण है, ठीक है, कि धांधली हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया गया। अब ये जो कैंडिडेट होंगे उनका फिर से एग्जाम होगा, ठीक है। अब सोच लीजिए कि ये किस प्रकार का पेशेंस इनमें बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखिए। तो मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया हुआ है सारे सब्जेक्ट को लेकर। आंसर की आने के बाद भी जितना मेरा एनालाइजेशन पावर है, जितना मैंने एनालाइज किया है, उसके अनुसार मैंने बनाया है। अगर आप उसमें सुटेबल बैठ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मैंने जितने तरीके से समझाने का प्रयास किया है तो अगर ठीक है, नहीं तो आप अगर 125-30 को लेकर जो बार बार कमेंट कर रहे हैं मेरा होगा कि नहीं, क्या चांस है, तो वो एक बार आप लोग ट्राई करिए। बागेश्वर बाबा के पास जाइए और अपना पर्ची लिखवाइए कब मेरा इतना मेरा आया है, होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि वो बोले वो सही हो जाए। बहरहाल अब हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी जो 2023 है, तो इसमें काफी मैंने कमेंट्स भी जो आप लोगों ने किया है प्रीवियस जो वीडियो में, उसको भी मैंने लेने का प्रयास किया है। उससे काफी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले, देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। कई तो स्टूडेंट है ना, उनको लगता है कि हम जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे हैं और वहां पर जा रहे हैं, जेएनयू में नहीं होगा तो बीएचयू में हो जाएगा, बीएचयू में अगर नहीं होगा, कुछ अगर फॉर्म में या फिर किसी चीज में मिस्टेक हो जाता है तो बगल का यूनिवर्सिटी है वहां ले लेंगे। वहां भी अगर नहीं होता है, कुछ फॉर्म में रिजेक्ट कर देता है या नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, हम ड्रॉप कर देंगे अगले साल। अरे आप लोग नौकरी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ना फॉर्म भरने के लिए, और जेएसएससी को ये मतलब नहीं है कि आपको लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है आपका गुलदस्ता उलदस्ता लेके। कई सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, आपका रिजेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट, तो कई लोग बैठे हैं कतार में, ठीक है। तो ऑप्शन जब अवेलेबल रहता है ना, तो हमको किसी एक के पीछे नहीं भागना पड़ता है। जेएसएससी आपके पीछे नहीं पड़ेगी, कई लोग कतार में बैठे हुए हैं, आपको रिजेक्ट करेगी, दूसरे लोगों को ले लेगी। इसीलिए डॉक्यूमेंट को
लेकर आप एक तो पहली बात कि सिंसियर रहा करिए। दूसरी बात, कभी भी जो आप लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई भी बनवाते हैं, कोई भी फॉर्म आया, जैसे नया फॉर्म आ गया, मैं सिर्फ ये जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल वाला, इसकी मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी जो जाति प्रमाण पत्र तो हमेशा के लिए वैलिड रहता है, एससी एसटी का हो गया या ओबीसी का ही जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, तो वो तो वैलिड रहता ही है, ठीक है, क्योंकि जाति इतना जल्दी चेंज थोड़ी होते रहता है, ठीक है, तो वो एक वैलिड हमेशा रहता है। लेकिन जो ये ईडब्ल्यूएस वाला बनवाते हैं या फिर ओबीसी एनसीएल वाला, तो उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि जब भी फॉर्म वगैरह आता है ना, जब भी फॉर्म आता है, आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को तो पूरा पढ़िए। उससे पहले फॉर्म जैसे आने वाला रहेगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ फॉर्म आ रहा है या अब आ जाएगा, या आने के बाद भी 1 महीने का समय रहता है, तो उससे पहले ही आप अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट हो, ये बनवा लीजिए, ठीक है, ताकि आप कोई भी बाद में आप किसी भी समस्या से आपको ना कोई ये बोले कि आपका मान्य नहीं होगा, नहीं मान्य होगा, तब फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहले आपका बना हुआ रहेगा ना, तो कोई आपको परेशानी नहीं होगा। इस प्रकार से एक सिंसियर स्टूडेंट को मैं बस बता रहा हूं कि वो ये चीज करवा लें कभी भी, जो अगर ऐसा नहीं करवाते होंगे वो। तो अब हम लोग बात करते हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, तो जब वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भरेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी ना उनको 10% का जो रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत वो शामिल हो पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाना होगा? कई जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अभी हम लोग बनवा सकते हैं क्या? देखिए अभी बनवा लीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ अगर समस्या होता है, अगर मैं ये नहीं बोल सकता हूं एकदम 100% गारंटी, क्योंकि कई बार ये सारे चेंज होते रहते हैं ना रूल्स वगैरह, कि जो आपका फाइनल जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का, उसके पहले तक आपके पास होना चाहिए। लेकिन मैंने जितना अभी देखा है इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। पहले जब फॉर्म आते थे झारखंड में, पहले पिछली बार जो फॉर्म आया था, तो उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ये अपलोड करने के लिए बोला जाता था। ये सारे से जो सर्टिफिकेट थे ये आप लोग देखे होंगे अगर फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो, या कर रहे होंगे तो। ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आप फॉर्म अप्लाई के समय ही आपको अपलोड करना पड़ता था। जिसके पास है अप्लाई करिए, नहीं है मत अप्लाई करिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अभी भी आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कुछ समस्या होगा तो आप समझिए कि आपका अंतिम तिथि से पहले तक होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इसीलिए काफी विवाद भी उत्पन्न होता है इसको लेकर। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वह 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। और ये जो सर्टिफिकेट बनवाइएगा ना जब आप, तो इसके लिए एक एफिडेविट की जरूरत पड़ेगा। बाकी तो डॉक्यूमेंट आपके साथ लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो आप कचहरी में जाइएगा, एफिडेविट बोलिएगा कि हमको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए एक ही एफिडेविट हमारा बना दीजिए। तो दोनों के लिए एक ही आपका बनवा देंगे, नहीं तो दोनों के लिए अलग अलग 2-2 ₹250 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आप ₹250 क्यों लगाइएगा? आप एक ही बार में एफिडेविट करवाने के लिए बोलिए कि दोनों का हमको एक ही में कर दीजिए इंक्लूड, तो एक ही में करके दे देगा। आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को अप्लाई करिए प्रज्ञा केंद्र में जाके, वो सारा जो अप्लाई करेगा ना वो स्कैन वगैरह करके वो सारा आपके पास फिर से दे देगा वापस। और जो दोबारा आपको सारा जो दे देगा एप्लीकेशन फॉर्म सब चीज दे देगा, तो वो तो ऑनलाइन अप्लाई हो गया, वो चला गया ब्लॉक में, ब्लॉक से आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका जारी कर दिया गया। पहुंच होगा तो सेम डे जारी हो जाएगा, नहीं पहुंच होगा तो 10-15 दिन इंतजार करिए, या फिर जाइए 100-200 रुपए दीजिए, फिर वहां से इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका छोड़ दिया जाएगा। तो प्रज्ञा केंद्र में आइए, फिर से वो सब डॉक्यूमेंट आप इसके पास जमा करिए। जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट तो वहां पर होगा ही प्रज्ञा केंद्र में अवेलेबल, तो उसको जमा करिए। आपका ईडब्ल्यूएस के लिए वो फिर से अप्लाई कर देगा। और लास्ट में ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपने फॉर्म जो भरा होगा वो सारा चीज आपको फिर से ब्लॉक में जाके आपको मैन्युअली जमा कराना पड़ता है, और उसके बाद आपका यहां से जारी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर हैं, आप प्रज्ञा केंद्र में एक बार थोड़ा सा जाइए तो सब समझ में आ जाएगा, ये सारे क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी होती है 1 ईयर, इसकी भी वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। और जो मैंने फाइनेंशियल ईयर की जो बात की, तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग होता है, इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 2023 में भी बनवा रहे हैं, तो 2023 में जो बनवा रहे हैं तो आपका वैलिड ईयर लिखा हुआ आएगा कि 2023, ठीक है, या फिर 2022 या 23 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है वैलिड ईयर। मतलब आपका 2022-23 में आपका ये वैलिड रहेगा। आप 2023 में बनवा रहे हैं तब भी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, या सिर्फ 2023 लिखा हुआ आ सकता है कि 2023 तक आपका पूरा वैलिड है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है जस्ट इससे पहले होगा, यानी कि 2021 से 2022 आपका लिखा हुआ रहेगा,
ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर जस्ट उससे पहले का जो ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होगा, और वैलिड ईयर आपका अलग अलग, मतलब दोनों का अलग अलग ईयर होगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, और ऐसा कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि गलत अगर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए ना, या किसी भी कारण से रहा हो, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो एसएससी जो सीजीएल में रिजल्ट आया हुआ लेकिन उसका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया क्योंकि सर्टिफिकेट में कुछ गलती था, मिस्टेक था। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग इतना इजी भी ले रहे होंगे ना तो बिल्कुल इजी लेना छोड़ दीजिए, ठीक है। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है हो जाएगा, या फिर चलो करवा लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है, और वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों अलग अलग होता है। इसमें भी अगर कुछ दिक्कत होता है, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपना जो भी होगा कि वैलिड ईयर जो होगा उससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर होता है कि 1 अप्रैल 2022 से मान लीजिए हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023, ये होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यही फाइनेंशियल ईयर हमारा चलता है। अब हम लोग आते हैं ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं, ये भी काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे, तो इनको मैं डाउट थोड़ा क्लियर कर दूं कि ओबीसी में क्या होता है कि अगर आपका ओबीसी प्रमाण पत्र सिर्फ है तो वो बनवाने का ऐसे जरूरी नहीं है। अगर आपका ओबीसी सीएल में अगर आते हैं और 8 लाख से अधिक आपका अगर वेतन है सालाना, तो आपको तो फिर इसका प्रमाण पत्र का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ना, तो फिर जाति लेके क्या करिएगा। यहां पर आप जनरल भर दीजिए फॉर्म, ठीक है, जब भी फॉर्म आता है आप जनरल भरिए। लेकिन अगर आपको यहां से रिजर्वेशन चाहिए, इसका मतलब आपका 8 लाख से कम वेतन होगा सालाना, ठीक है, 8 लाख से वार्षिक आय आपका कम होगा, तभी तो आप आरक्षण के पात्र होंगे, जो 27% आरक्षण है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिएगा। तो यानी कि आप ओबीसी एनसीएल के अंतर्गत आते हैं। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, सीएल मतलब क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से सालाना जो आपका इनकम है ज्यादा है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से कम है, तो आपका 27% जो रिजर्वेशन है उसके अंतर्गत आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ओबीसी बनवाने का, जाति बनवाने का फिर फायदा नहीं है, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओबीसी एनसीएल जो मांगा है वो स्टेट लेवल का मांगा है, सेंटर लेवल का नहीं मांगा है, तो सेंटर लेवल का जरूरत ही नहीं है। स्टेट लेवल का जब बनवाइएगा ना तभी आपका सेंटर लेवल का बनता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्टेट लेवल का जो बनवाइएगा उसके बाद ही आपका सेंटर लेवल का बनेगा, उसमें स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ता है, ठीक। तो आपका स्टेट लेवल का मांगा है तो स्टेट लेवल को दे दीजिए, ठीक है। स्टेट लेवल फर्स्ट में वही बनता ही है जो मैंने 3 जो बताया ना, सीओ, एसडीओ, जो डीसी लेवल, यही तीनों स्तर का बनता है। तो सीओ लेवल का आपको बना के दे देगा स्टेट लेवल में, फिर आपको आगे लेवल का बनवाना है तो फिर एसडीओ लेवल, डीसी लेवल आप जाइए, ऐसे करके तीनों लेवल में ही बनता है। आप इस डाउट को एकदम क्लियर करिएगा। इसका भी जो वैलिडिटी रहता है ओबीसी एनसीएल का, इसका भी 1 ईयर ही वैलिडिटी रहता है, और प्रीवियस जो 3 साल का इसमें आय जो है उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा प्रज्ञा केंद्र में तो 3 साल का आपका वार्षिक इनकम जो है वो खोजता है कि आपका कितना रहा है, ठीक है। तो ये एक हो गया। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा जो परिशिष्ट 4 है, परिशिष्ट 4 है, इसके नीचे देखिए 4 नंबर जो है पॉइंट दिया हुआ है। 4 नंबर में आप तीसरे अगर पैरा में आइएगा तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जो आप लोग कुछ कमेंट कर रहे थे उस पर मैं आना चाहूंगा। कुछ जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे इग्नू को लेकर के, इग्नू का जो है वह सर्टिफिकेट वैलिड होता है कि नहीं। इग्नू का बिल्कुल वैलिड होता है, आप लोग अफवाहों से बचिए। इग्नू का आप इंडिया में नहीं फॉरेन में भी चले जाइएगा ना तो इग्नू का सर्टिफिकेट का मान्यता होगा, और यहां से लोग पीएचडी भी करते हैं उनका भी वैलिड होता है। आप तो एमए को लेकर घबरा रहे हैं, तो इन अफवाहों के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े, इग्नू का वैलिड होता है। नेक्स्ट जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं। जैसे कोई एक स्टेट में ग्रेजुएट किए हैं और दूसरे स्टेट में पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, बिल्कुल वैलिड होता है, ये तो नॉर्मल सा चीज है। आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है वो फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, फेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है वो सही ठीक ठाक है तो उससे आप कहीं भी, आप चाहे यूपी से आप अगर रेगुलर मोड में करें, एमपी में आके आप डिस्टेंस मोड में कर लें, ठीक है, कहीं कोई स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें, सब वैलिड होता है। ये सब बिल्कुल अफवाह आप लोग में पता नहीं कहां से फैल जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आशा है फ्रेंड्स आज मैंने काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर करने के प्रयास किए हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं भी उसका फिर से निराकरण करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।